हेलो फ्रेंड्स, मैं निधिश्री एकेडमी से आशीष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी प्रोडक्शन परचेज एंड मैनेजमेंट। ये पेपर 3 यूनिट 8 का पार्ट है। आप लोगों को पता है कि पेपर 3 कितना ही बड़ा है और कितना डायनेमिक है, और ख़ासकर ये जो पोर्शन है वो तो अभी 2020 में ही इंक्लूड हुआ है, तो ये पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आज देखते हैं कि एनर्जी को परचेज कैसे करते हैं, एनर्जी को मैनेज कैसे करते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट क्या है, प्रोडक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें आज बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब एनर्जी मैनेजमेंट की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट इज़ द प्रोएक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट, कन्वर्जन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ एनर्जी टू मीट द रिक्वायरमेंट्स टेकिंग इनटू अकाउंट इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। पहली चीज़ ये कि हम लोग एनर्जी कुछ ऐसे मैनेज करें कि इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे दोनों ही पूरे हों। दूसरी बात, एनर्जी मैनेजमेंट है क्या? प्रोडक्शन से लेकर के जुडिशियस यूज़ ऑफ एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने से लेकर के उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से लेकर के उसका यूज़ करने तक, हम एनर्जी को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं ताकि डिमांड और सप्लाई, एनर्जी की जितनी डिमांड हो उसी हिसाब से एनर्जी का को सप्लाई किया जाए। जनरली क्या होता है कि एनर्जी जनरेट तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट सप्लाई करते वक्त एनर्जी बहुत ज़्यादा या तो चोरी हो जाती है या तो एग्रीगेट टेक्निकल लॉसेस हो जाते हैं। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में यूनिसन बनाना, समन्वय बनाना और जुडिशियस तरीके से एनर्जी का यूज़ करना, ये आता है एनर्जी मैनेजमेंट में। अब एनर्जी मैनेजमेंट के यूजेस क्या हैं? पहला तो है रिड्यूस कॉस्ट। दिस इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट एज एनर्जी कॉस्ट राइजेज। अगर हम लोग एनर्जी काफ़ी इफ़िशिएंटली यूज़ करें तो, क्योंकि एनर्जी जनरेट तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन एनर्जी की खपत या तो एनर्जी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। हम लोग वेस्ट ज़्यादा कर देते हैं, एनर्जी का खपत कम करते हैं। तो अगर हम लोग जुडिशियली यूज़ करें एनर्जी को तो एनर्जी का कॉस्ट भी रिड्यूस हो सकता है। रिड्यूस कार्बन इमिशन, भाई कार्बन इमिशन भी कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी थर्मल पावर स्टेशन में 100 यूनिट एनर्जी बन रही है, हमें भी 100 यूनिट चाहिए एनर्जी, लेकिन क्या हुआ कि 50% एनर्जी लॉस हो गई, या तो चोरी कर ली गई एनर्जी को, या तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं उसमें 50 यूनिट चली गई। अब हमारे पास आया कितना? 50 यूनिट ही आया, बल्कि पहुंचना चाहिए था 100। अब जो कोल इक्विवेलेंट जो बर्न हुआ वो तो 100 यूनिट के अकॉर्डिंग ही हुआ ना। भाई कोल तो जल ही रहा है थर्मल पावर प्लांट में, उससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी हो रहा है और हमें जो एनर्जी मिल रही है वो भी कम मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग एनर्जी को ढंग से मैनेज करेंगे, इफ़िशिएंटली यूज़ करेंगे, तो ये कार्बन इमिशन भी कम करेगा। अब तीसरा पॉइंट है रिड्यूस रिस्क। द मोर एनर्जी यू कंज्यूम द ग्रेटर द रिस्क दैट एनर्जी प्राइस इंक्रीजेस और सप्लाई शॉर्टेजेस could seriously affect your profitability or even make it impossible for your business or organization to continue। ये हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ये वही पॉइंट है कि हम लोग ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो जाहिर सी बात है सप्लाई अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और सप्लाई साइड अगर कॉन्स्टेंट्स आ गए, सप्लाई साइड में अगर शॉर्टेज हो गया, तो इससे हमारे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन या जो भी हम लोग उस एनर्जी का जहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर एक ख़राब इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इश्यूज़ विथ एनर्जी मैनेजमेंट। अब एनर्जी मैनेज तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें इश्यूज़ क्या हैं? हायर कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कोल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम स्टेट रन कोल इंडिया, a near monopoly, has stagnated due to delayed environmental clearance, land acquisition troubles and little investment in advanced technology। एक्चुअली जो इनपुट कॉस्ट है कोल का, वो खुद ही बहुत महंगा है। एक तो कोल माइनिंग के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है, प्लस कोल इंडिया का एक छत्र राज है। हालांकि अब आजकल गवर्नमेंट ने कैप्टिव माइनिंग को बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी 90% जो है कोल इंडिया के द्वारा ही माइनिंग की जाती है अभी तक तो। फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, इसके बारे में भी हम लोग ने अभी चर्चा की है कि भाई इट इंक्लूड्स एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस एंड थेफ्ट। बिजली तो बन रही है लेकिन बिजली जो है पहुंच नहीं रही, क्यों? क्योंकि कुछ टेक्निकल या कॉमर्शियल लॉसेस हो जाते हैं, या तो कभी कभी बिजली जो है अनैतिक तरीके से चोरी कर ली जाती है। तो एक तो ये है। टू मैनेज द डिमांड फॉर पावर इट इज़ नेसेसरी to introduce 100% metering
नेट मीटरिंग, स्मार्ट मीटर्स एंड मीटरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू एग्रीकल्चर। कई बार हम लोग को पता ही नहीं चलता कि हम कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, हमारा कंजम्पशन कितना है। अगर एटलीस्ट हमें हमारा कंजम्पशन भी पता हो तो हम उस हिसाब से मैनेज करें कि भाई हमारा कंजम्पशन तो 100 यूनिट ही है, तो आज 150 यूनिट कैसे जल गई, तो हम उस हिसाब से टैकल कर सकते हैं ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर घर में स्मार्ट मीटर्स लगे हों या नेट मीटरिंग की सुविधा हो। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज अलॉन्ग विथ अ मल्टीट्यूड ऑफ रेगुलेटर्स गवर्न इंडियाज़ एनर्जी सेक्टर। 5 अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, ये सारे एनर्जी सेक्टर ही हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कोल, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इन सब का काम एनर्जी जनरेट करना है और 5 अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं और हर मिनिस्ट्री के अपने रेगुलेटर्स हैं। तो इनके काम क्या है, कई बार ओवरलैप हो जाते हैं। दे हैव सेपरेट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पावर दैट रेगुलेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और डिस्कॉम्स। टू मैनी मिनिस्ट्रीज मेक एनर्जी मैनेजमेंट अ कम्बरसम प्रोसेस। भाई पैदा तो एनर्जी हो रही है, मिनिस्ट्री हैं अलग अलग, रेगुलेटर हैं अलग अलग, तो उनके काम के बीच में कोई समन्वय नहीं बैठ पाता है। वो कहते हैं ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कि भाई बहुत सारे रसोइया मिल के अगर खाना बनाएंगे तो ख़राब ही बनाएंगे। A Bureau of Energy Efficiency is the sole statutory authority with the mandate to regulate energy efficiency on the consumption side. There is no agency or body for the same purpose on the supply side. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का काम ये है कि जब आप कंजम्पशन साइड में, मतलब जब आप एनर्जी का यूज़ कर रहे हो तो आप हाई इफ़िशियंसी के साथ यूज़ करें। अगर आपको थोड़ा सा भी मालूम है तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वही जो उजाला स्कीम वाली, कि भाई सबके घर में एलईडी जले, वो जो इनकैंडेसेंट बल्ब होते हैं उन सबको फेंक दिया जाए और एलईडी हम लोग जलाएं। तो ये सप्लाई साइड में तो ठीक है, हम लोग इफ़िशियंसी बढ़ा रहे हैं, कंजम्पशन साइड में तो हम इफ़िशियंसी बढ़ा रहे हैं, मगर सप्लाई साइड में ऐसा कोई भी रेगुलेटर नहीं है। जो सप्लाई साइड यानी जहाँ से पावर जनरेशन से, जहाँ से बिजली आ रही है, वहाँ पे भी तो इफ़िशियंसी हो, तो ऐसा कोई रेगुलेटर सप्लाई साइड में नहीं है। एनर्जी प्रोडक्शन, एक्चुअली एनर्जी प्रोडक्शन हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना कि भाई थर्मल पावर प्लांट में फिर टरबाइन घूमी और फिर उसके बाद बिजली बन गई। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एनर्जी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी समराइज इन 3 स्टेजेस। एनर्जी और पावर इज जनरेटेड एट थर्मल, हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स विच आर ऑपरेटेड बाई ईदर स्टेट ओन्ड कंपनीज सच एज NTPC, NHPC or private companies, also called independent power producers such as Tata Power, Adani Power, etc. तो ये एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो या तो कोई स्टेट ओन्ड कंपनी में होगी, चाहे वो NTPC हो या NHPC हो, ठीक है। दे आर पावर जनरेटर्स, ठीक है। एक बार पावर जनरेट हो गई तो उसको ट्रांसमिट करने का काम आता है। अब काम आता है ट्रांसको का, यानी ट्रांसमिशन कंपनीज़ का। The generated electricity then moves through a complex transmission grid system comprising electricity substation, transformer and power lines that connect electricity producers and the end consumer. अब एक बार जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो उसको ग्रिड सिस्टम तक लाया जाता है। ये काम होता है ट्रांसकोज का, जो ट्रांसमिशन कंपनीज होती हैं स्टेट ओन्ड, ठीक है। आपने ग्रिड सिस्टम देखा होगा, बहुत सारी हाई वोल्टेज लाइनें होती हैं। ये सारी हाई वोल्टेज लाइन जो होती हैं वो आपके लोकेलिटी के आसपास ट्रांसफार्मर होंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उनके साथ कनेक्ट रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत हाई वोल्टेज की होती हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उनके वोल्टेज को कम कर देता है और उसके बाद यही वोल्टेज जो है हमारे घरों में सप्लाई होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। द लास्ट माइल लिंक इज़ वेयर डिस्कॉम कम। Operated largely by state government, the grid is connected to substations, say transformer, from where electricity is distributed to household. ये जो बता ही चुका हूँ कि ये जो ट्रांसमिशन ग्रिड से सब स्टेशन जुड़े रहते हैं, ट्रांसफार्मर जुड़े रहते हैं, उससे हमारे घरों की या लोकेलिटी की लाइन जुड़ी रहती है, ठीक है। वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, वोल्टेज कम करते हैं और घरों में जो है 220 वोल्ट की बिजली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है।
एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी में, तो जिन्होंने नहीं देखा वो लेक्चर लिंक नीचे है, ज़रूर देखें। बहरहाल एनर्जी एफिशिएंसी को वापस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। एनर्जी एफिशिएंसी मींस यूजिंग लेस एनर्जी टू प्रोवाइड द सेम सर्विस। एनर्जी कम यूज़ करना है लेकिन सर्विसेज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पुराने जो बल्ब आते थे वो पीली रोशनी वाले, उनको हटा के एलईडी हम लोग जलाएंगे। अब काम वही हो रहा है लेकिन एनर्जी की खपत कम हो रही है, तो इससे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं? बढ़ी। It is estimated that nearly 70% of the global carbon emission could be reduced by increasing energy efficiency. ठीक है। Increasing energy efficiency is also essential for most developing countries for preparing them to move towards more expensive energy system needed to deal with carbon capture and storage and other technology solution. अब इसमें कैसा है कि अगर हम लोग एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करें, जुडिशियली यूज़ करें, वेस्ट कम करें एनर्जी का, तो क्या होगा कि जो जनरेशन होगा वो हमेशा सरप्लस में होगा, एनर्जी के दाम कम हो जाएंगे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा। तो जो रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव है जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल पावर एनर्जी, उनको भी हम लोग यूज़ कर पाएंगे। आज की डेट में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और ये मतलब एक काफ़ी महंगी पड़ती है सोलर एनर्जी। तो अगर हम लोग जो ट्रेडिशनली जो हमें एनर्जी मिल रही है, अगर उसको हम लोग अच्छे से मैनेज कर पाएँ, इफ़िशिएंटली उस एनर्जी को यूज़ कर पाएँ, तो आगे जाके कुछ ऐसी संभावनाएं भी बन सकती हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें, जो कि वैसे भी हमारी इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद है। अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या हैं कि आप एनर्जी की बचत करें, उसके लिए क्या इनिशिएटिव है? एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ये आजकल बिल्डिंग ऐसी बनाई जा रही हैं, खासकर जो कमर्शियल बिल्डिंग है, या आजकल रेसिडेंशियल बिल्डिंग को भी इको निवास बोल दिया गया। मतलब इनकी डिज़ाइन ऐसी है, इनको कंस्ट्रक्ट ऐसे किया जाएगा कि ये कम से कम एनर्जी कंज्यूम करें। इनका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर एनी कॉमर्शियल बिल्डिंग विथ अ कनेक्टेड लोड ऑफ 100 किलोवाट एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग विथ अ प्लॉट एरिया ग्रेटर दैन 500 स्क्वायर मीटर। तो जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिनका जो 500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा जिनका एरिया है, उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ ऐसे होगा कि वो एनर्जी इफ़िशियंट बने। ठीक है। अब है स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग। द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी BEE initiated the standards and labeling program for equipment and appliances in 2006 to provide the consumer with an informed choice about the energy saving. ये जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज आते हैं, चाहे आपका फ़ैन हो चाहे AC हो, उसमें कुछ स्टार रेटिंग रहती है। जैसे 5 स्टार रेटिंग है वो बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करता है, फिर 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग। तो ये BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी की मुहिम है कि भाई जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, वो लोग ये बताएं कि ये कितने एनर्जी इफ़िशिएंट हैं, ताकि कंज्यूमर भी अवेयर हो, कंज्यूमर में भी अवेयरनेस बढ़े। ये हम लोग बार बार ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशिएंसी की बात कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। ठीक है। द नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी इफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द 8 मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आप लोग एक बार देख लीजिए। इसमें लगभग 7-8 प्लान हैं, और क्लाइमेट से रिलेटेड मतलब जो भी गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट की जो सोच है क्लाइमेट को लेकर कि उसे कैसे कंट्रोल करना है और क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकना है, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो उसी में से एक प्लान है नेशनल मिशन ऑन इन्हेंस्ड एनर्जी इफिशिएंसी। सो इट एम्स टू स्ट्रेंथन द मार्केट फॉर एनर्जी इफिशिएंसी बाई क्रिएटिंग कंड्यूसिव रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रिजीम। ठीक है। तो अब मार्केट को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है या किस तरह से रेगुलेट किया जा रहा है ताकि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की इफ़िशियंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो NMEEE के पास हैं 4 इनिशिएटिव। एक है पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड। दूसरा है मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी इफ़िशियंसी। तीसरा है एनर्जी इफ़िशियंसी फिनेंसिंग प्लेटफॉर्म। और चौथा है फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी इफ़िशियंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन चारों को एक एक करके देखते हैं। परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड यानी कि पैट स्कीम।
a market-based mechanism to enhance the cost effectiveness in improving the energy efficiency in energy intensive industries through certification of energy saving which can be traded. The scheme covers 8 energy guzzling sectors: thermal power, aluminium, cement, fertilizer, iron, steel, pulp and paper, textile and chlor-alkali. इसमें क्या है, परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड, ये बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है। इस समय इसका साइकिल 3 चल रही है। ये लॉन्च हुई थी शायद 2012 में, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। इसमें क्या किया कि इसमें शुरुआत में क्या किया कि 8 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स लिए, ये लिखे हुए हैं थर्मल पावर, एल्युमिनियम, सीमेंट, ये सारे सेक्टर्स लिए और इनकी इफ़िशियंसी सेट कर दी कि फॉर एग्जांपल आपको 70% इफ़िशियंसी के साथ काम करना है, या किसी को बोल दिया आपको 60% इफ़िशियंसी के साथ काम करना है। ठीक है। यूनिट्स विच आर एबल टू अचीव स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन लेवल that is lower than their targets can receive energy saving certificates for their excess saving. अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल थर्मल पावर को मान लीजिए कह दिया गया कि आपको 70% इफ़िशियंसी के साथ काम करना है, तो अगर थर्मल पावर प्लांट 80% इफ़िशियंसी के साथ काम करेगा तो उसको एक एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट को वो ट्रेड कर सकता है और इसकी नोडल एजेंसी होगी पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, PXIL। तो जैसे हम लोग शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, वैसे ही ये एक एनर्जी मार्केट है जिसको रेगुलेट करता है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी उसको एक एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब वो कंपनी क्या करेगी, ख़राब परफॉर्म करने वाले को वो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट बेच देगी और ये इसका एक कोई मार्केट रेट होगा, मतलब ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट का कुछ प्राइस होगा, कुछ दाम होगा। तो इससे क्या होगा, बेहतर परफॉर्म करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंसेंटिवाइज होंगी कि भाई हमने परफॉर्म अच्छा किया, उसके बदले हमें देखिए ये इंसेंटिव मिला। ठीक है। तो ये है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम की पूरी कहानी। द एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट could be traded on power exchanges and bought by other unit under PAT who can use them to meet their compliance requirement. For example, कोई एक इंडस्ट्री है जिसको बोला गया कि आपको 70% से इफ़िशियंसी पे काम करना है, वो कर रही है 60% पर काम। एक दूसरी कंपनी है वो 70% की जगह 80% पे काम कर रही है, तो अब 80% वाले को एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट मिल गया, वो जो 60% वाला है वो इससे ख़रीद लेगा एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, ताकि वो अपना 10% कंपनसेट कर ले और बदले में पैसे दे देगा। सिंपल कहानी। अब ये आया मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी इफ़िशियंसी। ये दूसरा प्लान है NMEEE के द्वारा। अंडर MTEE 2 programs have been developed, that is बचत लैंप योजना एंड सुपर इफिशियंट इक्विपमेंट प्रोग्राम SEEP. Bureau of Energy Efficiency promotes the use of LED light using the institutional structure of Bachat Lamp Yojana program. SEEP is a program designed to bring accelerated market transformation for super efficient appliances by providing financial stimulus. भाई सुपर इफिशिएंट इक्विपमेंट प्रोग्राम SEEP का तो ये काम है कि मार्केट को इंसेंटिवाइज करना ताकि मार्केट जो है एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है। दूसरा है बचत लैंप योजना। बचत लैंप योजना वही ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी का चलाया हुआ है, नोडल एजेंसी वही है। इसका मेन काम ये है कि LED लाइट को ज़्यादा, LED बल्ब को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। अब एनर्जी इफिशिएंसी फिनेंसिंग प्लेटफॉर्म, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डिमांड साइड मतलब फॉर एग्जांपल कंज्यूमर एंड पे अगर हम एनर्जी इफिशिएंसी के साथ एनर्जी यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें जो भी टेक्नोलॉजीज़ लगेंगी, मार्केट को इनकरेज किया जा रहा है कि भाई इस टेक्नोलॉजी की तरफ, ऐसी इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ें। This is a platform for the creation of mechanism that would help finance demand side management programs in all the sector. And under this memorandum of understanding have been signed with financial institution to work together for the development of energy efficiency market and for the identification of issues related to market development. अगर ऐसा कोई एनर्जी इफिशिएंट मार्केट या तो खड़ा करें सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिलकर, या तो अगर कोई इशू है तो उसको सॉल्व करें इस मार्केट डेवलपमेंट से रिलेटेड। जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अगर कोई एनर्जी इफिशिएंट प्रोग्राम बनाने की सोच रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी लोन दें, और ये सारी चीज़ें मतलब एक मार्केट को उस हिसाब से इनकरेज करना एनर्जी इफिशिएंसी के लिए।
अब चौथा, फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी तक तो हमने मार्केट को इनकरेज किया, अब एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे संभव हो सकता है? तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला है पार्शियल रिस्क गारंटी फंड फॉर एनर्जी इफिशिएंसी। पार्शियल रिस्क गारंटी फंड फॉर एनर्जी इफिशिएंसी इज अ रिस्क sharing mechanism to provide commercial bank with a partial coverage of risk involved in extending loans for energy efficiency projects. फॉर एग्जाम्पल एनर्जी इफिशियंसी प्रोजेक्ट, मान लीजिए मैं एनर्जी इफिशियंसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अब बैंक लोन देने से पहले ये श्योर नहीं रहता ना कि भाई ये प्रोजेक्ट सफल होगा कि नहीं तो फिर तो उनका लोन वापस नहीं होगा और एनपीए में काउंट हो जाएगा। इसलिए बैंक जो है बहुत सोच समझ कर लोन देता है। बट क्या है कि दिस इज़ रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म, कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे लोन मिल गया और मैं कोई एनर्जी इफिशिएंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और हालांकि इस लोन में रिस्क तो है, तो ये रिस्क को जो है शेयर गवर्नमेंट करेगी बैंक के साथ। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई एनर्जी इफिशिएंट प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल पैसे मिले और इनको इंसेंटिवाइज किया जाए और इनको इनकरेज किया जाए। ठीक है। द वेंचर कैपिटल फंड फॉर एनर्जी इफिशिएंसी। अब ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी स्टार्टअप में अपना पैसा लगा देते हैं बट उसमें इक्विटी नहीं होल्ड करते, उसका शेयर नहीं खरीदते। तो अब एक वेंचर कैपिटल फंड भी बनाया जा रहा है। इट इज़ अ फंड टू प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल फॉर एनर्जी इफिशिएंसी प्रोजेक्ट। द सपोर्ट अंडर VCFEE इज़ लिमिटेड टू गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, एक फ़ंड बनाया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और म्यूनसिपैलिटीज़ जो है एटलीस्ट एनर्जी इफिशिएंट बन सके। फिर उसके बाद काफ़ी चर्चित उजाला स्कीम। इट एम्स टू प्रमोट इफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी एट द रेजिडेंशियल लेवल एंड एग्रीगेटिंग डिमांड टू रिड्यूस द हाई इनिशियल कॉस्ट, दस फैसिलिटेटिंग हायर अपटेक ऑफ LED लाइट्स बाय रेजिडेंशियल यूजर्स। इट मे बी नोटेड दैट द स्कीम वॉज इनिशियली लेबल्ड एज डेल्प डोमेस्टिक इफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम एंड वॉज रीलॉन्च्ड एज उजाला। ठीक है, जो लोग रेजिडेंशियल यूज़र्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है LED लाइट्स का यूज़ करें, यही उजाला स्कीम है और इसमें कुछ है नहीं खास। अब एनर्जी परचेज़ कैसे होता है इसको देखेंगे। पावर डिमांड इज़ एस्टिमेटेड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो पावर डिमांड जो है किसी भी स्टेट की, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बताती है कितना डिमांड है पावर का। नाउ पावर जनरेटिंग कंपनीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी enters into a contract either with power exchange or with discoms. So we are concerned with discoms only, क्योंकि जो कंज्यूमर लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो रेजिडेंशियल यूज़र्स जो लाइट यूज़ करते हैं, वो डिस्कॉम्स या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की वजह से ही हमारे पास आती हैं। कई बड़े हॉस्पिटल या बड़ी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट पावर एक्सचेंज से बिजली परचेज़ करती हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी डिस्कॉम से ही मानेंगे। So this agreement the agreement of power purchase is between the seller and the off taker or buyer. एक है पावर जनरेटिंग कंपनी, एक है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी। तो जाहिर सी बात है पावर जो जनरेटर होगा, जो पावर जनरेट कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को पावर बेचेगा। तो यहाँ पे जो डिस्कॉम हो गए वो हो गए बायर और जनरेटर हो गए सेलर। तो इस एग्रीमेंट को कहते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट। ठीक है, ये जनरली लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है, 5 साल से ज़्यादा। इट कंप्राइजेज बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। एक इसमें फिक्स्ड कॉस्ट होती है कि भाई इतना तो देना ही है, फिर उसके बाद मार्केट में जिस तरह से अप एंड डाउन चलता है, जो भी बिजली का रेट होता है मार्केट रेट, उस हिसाब से फ्लोटिंग भी होता है। इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पावर परचेज एग्रीमेंट पूरा एग्रीमेंट है। उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि ना तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ना समझने के का कोई मतलब है। बस आप ये समझ लीजिए कि पावर जनरेटर और पावर डिस्ट्रीब्यूटर के बीच एक पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, जिसके हिसाब से जनरेटर जो है डिस्ट्रीब्यूटर को पावर बेच देते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूटर हमें हमारे घरों में पावर पहुंचा सके। पावर परचेज एग्रीमेंट डिफाइंस all of the commercial terms for the sale of electricity between the two parties, such as when the project will begin commercial operation, वो जो पावर प्रोजेक्ट है वो कॉमर्शियल ऑपरेशन कब से स्टार्ट करना चालू कर देगा, शेड्यूल फॉर डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब डिलीवर होगी, पेनल्टीज़ फॉर अंडर डिलीवरी कि भाई अगर 100 यूनिट बोला है और 50 ही डिलीवर कर पाया तो
तो पेनल्टीज़ कितनी होंगी वो भी उस एग्रीमेंट में होगा। पेमेंट टर्म्स एंड टर्मिनेशन की कब वो एग्रीमेंट कितने साल बाद ख़त्म हो रहा है। तो ये है एक्चुअली पावर परचेज एग्रीमेंट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये था आपका एनर्जी परचेज प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने सवाल पूछें कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे अगले ही वीडियो में मिलूँगा बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय।